दोस्तों नमस्कार। महाराष्ट्र के बाद किसका नंबर आएगा? समूचे देश में चर्चा इसी बात को लेकर है, क्योंकि कोई एक राज्य तो है नहीं जिसे निशाने पर ले लिया जाए। निशाने पर तो हर कोई है, तो अगला नंबर होगा किसका? और ऑपरेशन लोटस तो हमने और आपने दोनों ने देखा है। दोनों ने देखा है कि किस तरीके से विधायकों की खरीद फरोख्त होती है। वो कर्नाटक की सरकार का पुराने वक्त में गिरना हो या फिर मध्य प्रदेश सरकार का बिकना हो, सब कुछ देखा है इन्हीं आंखों से इसी दौर में। लेकिन जब सवाल इनकम टैक्स अधिकारियों का घर के दरवाजे को खटखटाना हो, सीबीआई का नोटिस आपके सामने आकर पड़ा हुआ हो और ईडी के अधिकारी आपको गिरफ्तार करने पहुंच चुके हों, यह भी ऑपरेशन लोटस का ही हिस्सा है क्या? और अगर है तो फिर इस बार कहीं ज्यादा व्यापक तरीके से बीजेपी अपने राजनीतिक विस्तार पर निकली है। उसने सारे घोड़े खोल दिए हैं और राज्य दर राज्य तमाम विधायक, तमाम सरकार किसको कहां कैसे डिगाना है, पूरी फेरिस्त तैयार हो चली है। वह आईटी अधिकारियों के पास हो, वो सीबीआई के पास हो, वह ईडी के पास हो, वह उस राज्य के बीजेपी नेता ही क्यों नहीं उस सूचियों को दे रहे हो और सब कुछ दिल्ली में बैठकर मथा जा रहा हो। कौन सा अधिकारी किस रूप में किस राज्य के जिम्मे अपने आप को खड़ा करता है, इसको लेकर भी दिल्ली में बार बार नौकरशाही के भीतर इस बात की जानकारी लगातार मांगी जा रही हो कि कौन किस प्रदेश से आता है, उसको वहां के बारे में और कौन कौन सी जानकारी है, किस जिले का कौन सा नेता और उस नेता के इर्द गिर्द कौन सा बिजनेसमैन, कौन सा रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ शख्स है जो पैसा पाइपलाइन के जरिए उस राजनीति को पालता पोसता है जो बीजेपी को चुनौती देने के लिए तैयार हो रही है। तो राजनीतिक विस्तार की यह अद्भुत परिभाषा ऑपरेशन लोटस से कहीं ज्यादा बड़ी है या कहीं ज्यादा व्यापक है? दोनों दृष्टि में समझिएगा तो आज एक एक राज्य के एक एक पन्ने जब खोलने शुरू करेंगे तो आपके जहन में हर बार यही सवाल होगा, इसके बाद नंबर किसका आएगा? हम उन नंबरों पर जाएं उससे पहले लगता है कि खुद प्रधानमंत्री मोदी ने अपने राजनीतिक विस्तार के लिए जो इस देश की कानून व्यवस्था के मद्देनजर गारंटी देने का जिक्र किया, वो राजनीतिक गारंटी थी या फिर भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसने की गारंटी थी? क्योंकि प्रधानमंत्री खुद जिन बातों को कहते हैं उसी अक्स में महाराष्ट्र के भीतर खेल हो गया। और अब अगला नंबर किसका आएगा, उसके बाद किसका नंबर होगा और उसके बाद कौन सा राज्य होगा और उसके बाद कौन सा राज्य होगा, एक दो नहीं 6 राज्यों का जिक्र आज होने वाला है। तो उससे पहले प्रधानमंत्री के उस भाषण का वह छोटा सा हिस्सा जरूर सुन लीजिए जो उनके अपने भाषण की कॉपी में हर राज्य के हर पॉलिटिकल पार्टी के हर स्कैम का जिक्र किया गया और प्रधानमंत्री गारंटी लेते हुए लगातार कह रहे थे। सुनिए जरा। कांग्रेस का घोटाला ही अकेले लाखों करोड़ों का है। 1,86,000 करोड़ का कोयला घोटाला, 1,76,000 करोड़ का 2G घोटाला, 70,000 करोड़ रुपए का कॉमनवेल्थ घोटाला शामिल है, 10,000 करोड़ रुपए का मनरेगा घोटाला। अब दूसरा देखिए, आरजेडी हजारों करोड़ के घोटाले का आरोप है। चारा घोटाला, अलकतरा घोटाला, पशुपालन शेड घोटाला, बाढ़ राहत घोटाला। उधर तमिलनाडु में देखिए, डीएमके पर अवैध तरीके से 1.25 करोड़ की संपत्ति बनाने का आरोप, टीएमसी पर भी 23,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के घोटाले का आरोप, रोजवेली घोटाला,
शारदा घोटाला, शिक्षक भर्ती घोटाला, गो तस्करी घोटाला और कोयला तस्करी घोटाला। अगर मैं एनसीपी की बात करूं तो एनसीपी पर भी करीब करीब 70,000 करोड़ रुपए के घोटालों का आरोप है। महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाला, महाराष्ट्र सिंचाई घोटाला, अवैध खनन घोटाला, इनकी लिस्ट भी बहुत लंबी है। इन पार्टियों के घोटालों का मीटर कभी डाउन ही नहीं होता। तो प्रधानमंत्री की बताई फहरिस्त तो यकीनी तौर पर बड़ी लंबी है। आप भी सोच रहे होंगे बिहार का जिक्र पहले हो या झारखंड का हो, पश्चिम बंगाल का जिक्र पहले हो या तेलंगाना का हो, या फिर तमिलनाडु का जिक्र हो या उत्तर प्रदेश का जिक्र हो, सभी जगह तो प्रधानमंत्री की सूची में सभी के नाम जब दर्ज पड़े हैं। तो आइए आज एक एक करके जरा परिस्थिति को समझिए, क्योंकि किसी भी राज्य में कोई भी सत्ता अगर यह सोच रही है कि वो ताकतवर है और अगर दिल्ली इस मूड में आ गया कि आपको गिरा डालना है, तो मौजूदा वक्त में सबसे मजबूत पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी है। तो बात आज ममता बनर्जी से ही शुरू की जाए, क्योंकि जब पश्चिम बंगाल के टीएमसी के नेता सौगत राय ने कहा हमें विपक्ष की क्या जरूरत है, और यह 24 घंटे पहले दिया गया बयान है। यह बयान उन्होंने यूं ही नहीं दिया, क्योंकि पश्चिम बंगाल के भीतर रोज वैली स्कैम, शारदा स्कैम, टीचर्स रिक्रूटमेंट स्कैम, काउ स्मगलिंग स्कैम, कोल स्कैम, और अगर इस फहरिस्त में जो लिस्ट सीबीआई के पास है, जो ईडी के पास है, उसमें अगर हम जिक्र करें तो उस पहली लिस्ट का आज आपसे जिक्र करते हैं जिसमें 8 बड़े नेताओं का नाम का जिक्र था। और यह लिस्ट कोई आज की नहीं थी, यह शुरुआती दौर में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन गए थे और काम पर लगा दिया गया था सीबीआई को, तो उस वक्त सीबीआई ने पहली लिस्ट तैयार की थी और 2017-18 के बाद से ईडी के हाथ में सब कुछ चला गया। उसमें 8 नेताओं के जो नाम थे उसमें ममता बनर्जी, अहमद हसन, मुकुल राय, मदन मित्रा, मातंग सिंह, कुणाल घोष, सृंजय बोस और केडी सिंह, और इसमें सुदीप्तो सेन का नाम का जिक्र करना होगा जो रियल एस्टेट के धंधे से जुड़े थे। लेकिन उसके बाद की परिस्थिति में भतीजे अभिषेक बनर्जी का नाम सामने आ गया। वह कोयला घोटाले का जिक्र हो या फिर भर्ती घोटाले का जिक्र हो, और यह जानकारी निकलती चली गई कि इसके भीतर में कितने नौकरशाहों के नाम हैं, कितने बिजनेसमैन के नाम हैं, कितने जो पाइपलाइन से पैसा ममता बनर्जी की पार्टी को देते हैं, पॉलिटिकल फंडिंग करते हैं, उनके नाम हैं। अब आप सोचिए कि मौजूदा वक्त में 22 नेता, जिसमें 9 मंत्री भी हैं ममता बनर्जी के मंत्रिमंडल में, अगर सभी के खिलाफ कार्रवाई हो जाए तो क्या होगा और सरकार कैसे बचेगी, यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उस दायरे में अभिषेक बनर्जी भी आते हैं और ममता बनर्जी भी आती है, जो लिस्ट सीबीआई के पास पड़ी है। और इसमें बड़ा महत्वपूर्ण है कि जो कैटल स्मगलिंग में स्कैम था, उसमें शुरुआती दौर की जो पहले दस्तावेज तैयार किए गए, उसमें वीरभूम के यूनिट प्रेसिडेंट जो टीएमसी के थे अनुव्रता मंडल, उनके जरिए जब कागज टटोला गया तो ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के कई अधिकारियों के नाम आ गए, डायरेक्टर तक के नाम आ गए, बीएसएफ से जुड़े लोगों के नाम आ गए, कस्टम डिपार्टमेंट से जुड़े लोगों के नाम आ गए, और सभी इन्वॉल्वमेंट है। यह एक झटके में चीजें निकलती चली गई, और एक झटके में जब ये चीजें आई हैं तो दूसरा सवाल यह है कि ममता बनर्जी के साथ बार्गेनिंग किया जाए, डराया जाए, या अगर इस देश की ऐसी परिस्थिति बन रही है जहां 2024 में बीजेपी को लगने लगेगा कि 2024 के इलेक्शन में जिन 18 सीटों पर वह 2019 में जीती थी वहां जीत नहीं पाएगी या मुश्किल होगी, या कोई गठबंधन कांग्रेस के साथ टीएमसी कर लेगी, वामपंथी साथ खड़े होंगे, तो ऐसे में पश्चिम बंगाल में एक बड़ा ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। और 2014-15 के दस्तावेज से जोड़ते हुए 2022 के दिसंबर तक जो आखिरी दस्तावेज अभिषेक बनर्जी को लेकर बनाए गए हैं और जो पूछताछ के दायरे में जो सवाल हैं, वह तो बीते महीने ही जो पूछताछ हुई उसके जरिए भी तमाम कच्चा चिट्ठा तैयार हो रहा है।
लेकिन इसके साथ एक एक लाइन हर राज्य के साथ जोड़ते चले जाइएगा। 117 ऐसे नॉन पॉलिटिकल लोग जिनके पास आईटी और सीबीआई की थ्रेट हो या नोटिस हो, दोनों पहुंचा है। वह 117 लोग उस फील्ड के लोग हैं जिन्हें बिजनेसमैन के तौर पर अलग अलग क्षेत्रों में जाना जाता है, और यह फहरिस्त पश्चिम बंगाल की है। दूसरी फहरिस्त महत्वपूर्ण बिहार की है। तो क्या बिहार में भी सरकार गिर सकती है? और क्या वाकई बिहार के भीतर जिन बातों का जिक्र आज चिराग पासवान कर रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा कर रहे हैं, सुशील मोदी कर रहे हैं, क्या वाकई जनता दल यूनाइटेड के भीतर हड़कंप मची है? हो सकता है हड़कंप मची हुई हो, क्योंकि आईटी ने अपने तौर पर जिन जगहों को पकड़ा है वो कॉन्स्टिट्यूएंसी दरअसल जनता दल यूनाइटेड के नेताओं के अंदर आती है, यानी वहां से वो चुनाव जीते हैं। मसलन बेलदौर, वारसीनगर, बहादुरपुर, गोपालपुर, बरबीघा, बेनीपुर, वैशाली, वाल्मीकि नगर, केसरिया, रुन्नी सैदपुर, हरलाखी, फुलपरास, धमदाहा, बरारी, बिहारीगंज, इन बातों का जिक्र सिर्फ इसलिए क्योंकि यहां से जुड़े बिजनेसमैन हों, रियल एस्टेट से जुड़े हुए लोग हों, और पूरे बिहार के भीतर में तकरीबन 10 एमएलए जनता दल यूनाइटेड के और 17 एमएलए वैसे जो इनकम टैक्स की नोटिस जिनके पास पहुंची हुई है। 10 वैसे हैं जो इन बिजनेसमैन से जुड़े हैं। और ध्यान दीजिए तो आरजेडी के नेता या कहें लालू का पूरा परिवार, खुद लालू प्रसाद यादव जेल चले गए, लेकिन आज की तारीख में जो लैंड फॉर जॉब स्कैम था उसकी फाइल बतलाती है कि लालू यादव हो या राबड़ी देवी हो, तेजस्वी यादव हो या मीसा यादव हो, सभी को लेकर, और इनके साथ प्रेमचंद गुप्ता का नाम है और अरुण यादव और उनकी पत्नी किरण देवी का नाम है। लेकिन बात यही टिकती नहीं है, क्योंकि इसके साथ साथ जनता दल यूनाइटेड के दायरे में 3 घोटालों का जिक्र और उसकी फाइल बननी तैयार। उसमें एक सृजन घोटाला है, उसमें एक बिहार में शराबबंदी के बावजूद जो होम डिलीवरी होती है और जो एक्साइज ड्यूटी राज्य की जो कमाई है वो राज्य को नहीं मिल पाती है, लेकिन शराब मिल रही है, तो इसका मतलब है वो पूरी एक्साइज की रकम पॉलिटिकल फंड के तौर पर जेडीयू के पास चली जाती है या सरकार के पास क्या चली जाती है, जिसका जिक्र सम्राट चौधरी ने यानी बीजेपी के नेता ने एक वक्त किया जरूर। हालांकि सीधे तौर पर इनकार कर दिया गया, उनको नोटिस भेज दिया गया, लेकिन बावजूद इसके तीसरा घोटाले का जिक्र एम्बुलेंस कॉन्ट्रैक्ट का मसला था, जो कि लगभग 1600 करोड़ के एम्बुलेंस कॉन्ट्रैक्ट जो दिया गया, 2122 एम्बुलेंस का जिक्र था, जिसमें जो सांसद हैं चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी, उनके बेटे का जिक्र जो पटना बेस चलाते हैं पशुपति डिस्ट्रीब्यूटर प्राइवेट लिमिटेड। कुल मिलाके जनता दल यूनाइटेड के भीतर टूट के लिए 17 एमएलए इनकम टैक्स के दायरे में है, 10 एमएलए दूसरे माध्यमों से सीबीआई घेराबंदी की है। ये 27 एमएलए का मतलब यह है कि एक लिहाज से 2/3 के करीब पहुंचती हुई यह स्थिति है। आरजेडी को तोड़ पाना मुश्किल है, सीपीआईएमएल को तोड़ पाना मुश्किल है, लेकिन कांग्रेस को तोड़ पाना तो आसान है। बिहार के भीतर भी क्या वो टूटेंगे? या इस दौर में लालू यादव जिस तरीके से राजनीति को अब साध रहे हैं और खुले तौर पर कांग्रेस के राहुल गांधी को अपना नेता मान रहे हैं, तो ऐसे में उन्हें छेड़ पाना मुश्किल होगा। हो सकता है, लेकिन फहरिस्त बतलाती है कि यह फहरिस्त तैयार बैठी है, जब चाहेंगे तब चाहेंगे उस रूप में चीजें अनुकूल हो जाएंगी। तीसरा राज्य जो है जहां पर सत्ता डिगाई जा सकती है वो झारखंड है। झारखंड के भीतर 81 विधानसभा में 29 सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास है, कांग्रेस के पास 17 है। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा से तकरीबन 20 कहें एमएलए और कांग्रेस के लगभग 10 से 12 एमएलए जिन बातों का जिक्र इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और सीबीआई अपने तौर पर कर रही है, उसमें जमशेदपुर, रांची, धनबाद, रामगढ़, ये 4 इसलिए महत्वपूर्ण जगह है, यहां के बैंक हो, यहां से जुड़ा हुआ जो ट्रांजैक्शन हो, और उसके जरिए 3 सवाल है। खास तौर पर खादान आवंटन का आरोप तो हेमंत सोरेन पर ही लगा है, तो हेमंत सोरेन को तो कभी भी बुला के पकड़ा जा सकता है। इलेक्शन कमीशन तक क्लीन चिट दे चुका है, लेकिन सवाल है कि उनको हटाया जाए या साथ लिया जाए, क्योंकि राजनीति हर किसी को साधनी है, हर किसी को पता है कि हमें आगे बढ़ जाना है और साथ चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या ऐसे में हेमंत सोरेन, उनके भाई बसंत सोरेन, उनकी भी फाइल तैयार है। एक और इनके करीबी हैं पंकज मिश्रा, और इसके अलावे 3 एमएलए और हैं जो दायरे में पूरे तरीके से सीबीआई की फहरिस्त में इनका नाम जिक्र, सब चीजें हैं।
आईटी नोटिस 8 जेएमएम के एमएलए के पास है, 9 कांग्रेस के एमएलए के पास है। और इसको हल्का फुल्का नोटिस वो मान रहे हैं, लेकिन एक झटके में खनन से जुड़े हुए 6 एमएलए, रियल एस्टेट से जुड़े हुए 7 एमएलए और बिजनेस करने के धंधों के बीच में लगभग 12 एमएलए, इनका जिक्र खुले तौर पर है। तो क्या यह सरकार गिराना आसान है या साथ लाना आसान है? क्योंकि एक भी सीट बड़ी महत्वपूर्ण है। हालांकि 14 में से 11 लोकसभा की सीट बीजेपी ने जीती थी, कांग्रेस 1 सीट जीती थी, जेएमएम 1 सीट जीती थी और एक आसू जीता था। लेकिन सवाल है कि इस वक्त बीजेपी की राजनीति कहीं दूर होती चली जा रही है जनता से, और हेमंत सोरेन की पहचान आदिवासी वोटों को लेकर है, और उसमें अगर मुस्लिम वोट का तड़का लग जाता है और कांग्रेस अपने तौर पर साथ खड़ी हो जाती है तो यह एक मुश्किल सबब होगा बीजेपी के लिए। तो उसे यह खेल करना है या नहीं करना है, उस दिशा में ये फाइलें तैयार हो चली हैं। बताएंगे आपको कि नंबर हो सकता है किसका आए, किस रूप में आए। यानी बिहार, बंगाल और झारखंड, क्या इन 3 राज्यों में सरकार जब चाहे तब केंद्र सरकार गिरा सकती है? क्योंकि नेताओं की फहरिस्त इनके लीडरान से जुड़ी हुई है किसी भी घोटाले के मद्देनजर, किसी भी क्षेत्र में। लेकिन इसमें हमें लगता है 3 और राज्यों का जिक्र भी जरूरी है आज। उसमें महत्वपूर्ण राज्य तेलंगाना है। तेलंगाना में हालांकि बहुमत के साथ 88 सीटें हैं, 119 में से 88 सीटों के साथ टीआरएस सत्ता में है, 46% वोट मिले थे, कांग्रेस को 28%, बीजेपी तो कहीं नहीं है। तो बीजेपी कतई नहीं चाहेगी कि टीआरएस को हटा दिया जाए, क्योंकि एक झटके में वहां पर कांग्रेस की सत्ता बन जाएगी। तो यहां लेकिन डिगाने के लिए इसलिए उसके पास पूरी फाइल तैयार है, क्योंकि आधे दर्जन से ज्यादा स्कैम के दायरे में 16 एमएलए और 3 सांसद का नाम है जो टीआरएस से जुड़े हुए हैं, जिनकी फाइल तैयार है। और वो एक लंबी फहरिस्त है, चाहे लोन स्कैम हो 1064 करोड़ का, चाहे लैंड स्कैम हो जो मियापुर का है, चाहे पोल्ट्री फॉडर स्कैम हो 1000 करोड़ का, चाहे दिल्ली एक्साइज स्कैम हो जिसमें खुद टीआरएस की बेटी के कविता फंसी हुई है। ईडी उनसे एक बार पूछताछ कर चुकी है। एक बार पूछताछ के बाद ही जब चंद्रशेखर राव इतने घबरा गए कि वो विपक्ष से किनारा उन्होंने कर लिया और खामोशी बरतने लगे, तो समझ सकते हैं कि वो कितने मजबूत हैं या कितने खोखले हैं। क्योंकि राजनीतिक तौर पर खामोशी बरत लेने का मतलब होता है आप डर गए या आप पर जो आरोप है वो सही है। तो लोन स्कैम, लैंड स्कैम, पोल्ट्री फॉडर स्कैम, दिल्ली एक्साइज स्कैम, केशवापुरम प्रोजेक्ट स्कैम, मिशन भागीरथ स्कैम, पलामुरू लिफ्ट इरिगेशन स्कैम, पासपोर्ट स्कैम, कार डीलर स्कैम, माई होम ग्रीनलैंड स्कैम, बाबू कम्मा लॉर्ड स्कैम, ये एक लंबी फहरिस्त है जिसमें एक के बाद एक सभी के नाम हैं। वो चाहे नाना नागेश्वर राव हो या के कविता हो जो कि एमएलसी है, नाना नागेश्वर राव तो एमपी हैं, रंजीत रेड्डी यह भी एमपी हैं। कितना वक्त लगेगा इस सरकार को अपने अनुकूल करने में? ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। और बहुत कम लोग सोचते हैं कि दरअसल तमिलनाडु तो बहुत दूर की गोटी है, स्टालिन को कैसे छुपाएंगे। यह अलग मसला है कि कभी डीएमके कभी एआईडीएमके दोनों बीजेपी के साथ एक वक्त रहे जरूर हैं। तो क्या स्टालिन के दायरे में, क्योंकि स्टालिन के पूरा परिवार ही, जिस मनी लॉन्ड्रिंग का जिक्र हो रहा है, जिस आय से ज्यादा संपत्ति और संपत्ति को जमा करने का जिक्र है, उसके दायरे में कौन कौन है? पूरा परिवार है, स्टालिन खुद है, बेटा उदय निधि है, दामाद सबरी सन है, बहन कनिमोजी है, जो चचेरे भाई हैं कलानिधि मारन वह भी इसके दायरे में आते हैं। माई लैंड माई पीपुल के नाम से जो प्रोजेक्ट किया गया उसके दस्तावेज तैयार कर लिए गए हैं। चेन्नई मेट्रो लाइन प्रोजेक्ट जो बनाया गया उसके स्कैम को पकड़ा गया है। जो उनके अपने बेटे उदय निधि प्रोडक्शन हाउस चलाते हैं, रेड जायंट मूवीज, उसको भी पूरा मनी लॉन्ड्रिंग से जोड़ा गया है। और अलग अलग नेताओं का जिक्र करेंगे जो स्टालिन के साथ हैं, तो उसमें केएन नेहरू का नाम आता है, के पोनामुड़ी का नाम आता है, अनाबिल महेश पोयामोजी का नाम आता है। सांसदों की भी एक लंबी फहरिस्त है जिसमें टीआर बालू पहले नंबर पर नाम आते हैं, जगथारन शकन उनका नाम आता है, डीएम काथिर का नाम आता है, कलानिधि वीरा स्वामी का नाम आता है। यानी कुल 35 लोग हैं, जिसमें 13 डीएमके लीडरों का महत्व यह है कि अगर इन 13 को जेल में डाल दिया जाए, सरकार भरभरा के गिरे या ना गिरे, लेकिन इतनी कमजोर हो जाएगी जहां
बीजेपी जो कहेगी उसके अनुकूल चलना होगा। तो क्या एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी सोच रहे हैं कि क्यों नहीं इस बार दक्षिण से भी चुनाव लड़ा जाए, और जब जिक्र वो तमिल भाषा का कर रहे हैं, तमिल संस्कृति का कर रहे हैं, तो क्यों नहीं तमिलनाडु से चुनाव लड़ें और उनको जिताने के लिए डीएमके कमर कस ले। ऐसी परिस्थिति आएगी, आ सकती है। पिछले चुनाव में एक भी सीट यहां से बीजेपी को नहीं मिली। बीजेपी को तो आंध्र से भी सीट नहीं मिली, केरल से भी नहीं मिली, लेकिन तमिलनाडु में अगर एंट्री कर जाते हैं तो जो कर्नाटक में खोया है उसको लेकर एक नई साख बनाने की दिशा में बीजेपी आ जरूर जाएगी। सबसे पुरानी संस्कृति, सबसे पुरानी भाषा और उसके मद्देनजर सबसे बेहतरीन राजनीति का पाठ बीजेपी पढ़ाना चाहती है और उसी दिशा में वो बढ़ रही है। और इसके बाद जो छठा राज्य है वो उत्तर प्रदेश है, जिसका जिक्र एक बार इसलिए शुरू हो चला है क्योंकि अपने तौर पर वहां पर एक लकीर खिंच चुकी है तीन राजनीतिक दलों में। एक तरफ मायावती है, दूसरी तरफ अखिलेश यादव हैं, तीसरी तरफ जयंत चौधरी हैं। तीनों एक दूसरे के नज़दीक नहीं हैं और वहाँ के भीतर जो अपना दल की राजनीति है जो साथ खड़े हैं, निषाद पार्टी है वो साथ में खड़ी है और अब राजभर भी बीजेपी के साथ आकर खड़े हैं। तो क्या एक ऐसी सियासत उत्तर प्रदेश के भीतर साधी जा सकती है जहां पर इसके कोई चांस ही नहीं बचे कि कांग्रेस के साथ कोई समझौता करने की दिशा में अखिलेश बढ़ पाए? तो अखिलेश को क्यों नहीं शुरू में ही डरा दिया जाए, या फिर जिस तरीके से मुलायम सिंह यादव को लेकर कहा जाता था कि आखिरी दौर में बीजेपी के साथ एक समझौता था कि परिवार को छुएंगे नहीं, हम आपको आगे बढ़ने से रोकेंगे नहीं। तो क्या ये एक नई परिस्थिति है राजनीतिक तौर पर जिसमें अपना पॉलिटिकल ग्राफ बढ़ाने के लिए या राजनीतिक विस्तार के लिए तमाम राज्यों के भीतर बीजेपी हर उस मापदंड को अपने अनुकूल कर रही है जहां पर कानून की भाषा बीजेपी की भाषा, जहां जांच एजेंसियों की भाषा बीजेपी की भाषा, जहां पर इस देश में अदालतों के जरिए चीजों को प्रभावित करने की परिस्थिति सत्ता के अनुकूल की परिस्थिति। क्या इस परिस्थिति में आकर तीन स्थिति पहली बार खुले तौर पर है? कहां की सरकार गिरानी है, कहां की सरकार को रोकना है और कहां की सरकार को साथ लेना है। 6 राज्यों की सीधे सीधे लंबी फहरिस्त है। बिहार है, बंगाल है, झारखंड है, तेलंगाना है, तमिलनाडु है और उत्तर प्रदेश है। अब इन 6 राज्यों के इर्द गिर्द आने वाले वक्त में किस राज्य पर पहली गाज गिरेगी, यह सब गिरना इसलिए जरूरी है क्योंकि जिन 3 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और जिसके चौथा राज्य जो तेलंगाना का राज्य है, वहां पर बीजेपी की स्थिति अच्छी है नहीं। तो क्या ये 3-4 राज्यों के चुनाव परिणाम आने से पहले ही ये राजनीति साधनी है और इसके लिए महज 100 दिनों का वक्त बचा है? 100 दिनों का मतलब यह होता है कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, मैक्सिमम अक्टूबर का पहला हफ्ता सारी कार्रवाई बहुत तेजी के साथ इसी दौर में होनी है। क्योंकि अगर राज्यों के चुनाव परिणाम में कांग्रेस जीतते चली जाती है तो एक झटके में जो कर्नाटक के बाद बीजेपी का हाल हुआ है उससे कहीं बुरी गत इस देश के भीतर हो जाएगी और एक झटके में समूचा विपक्ष कांग्रेस या कहें राहुल गांधी के साथ आकर खड़ा होने से हिचकेगा नहीं क्योंकि चुनाव परिणाम आ चुके होंगे। इसलिए सवाल 2024 के चुनाव के मद्देनजर मार्च तक इंतजार का बिल्कुल नहीं है। जो राजनीति होनी है बहुत तेजी से होनी है, बहुत फास्ट ट्रैक में चलनी है। यह फास्ट ट्रैक अदालतों की तर्ज पर राजनीति है जिस दिशा में बढ़ना है। इसीलिए इन 6 राज्यों की राजनीति को अपने अनुकूल करना है, यानी उन राज्यों के साथ पहली बार मैसेज यह भी देना है विपक्ष की हैसियत कुछ है नहीं, विपक्ष भ्रष्टाचारियों का अड्डा है और यह सरकार पाक साफ है। इसके साथ जो खड़ा हो जाएगा उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी क्योंकि सारी कार्रवाई या सारी चीजें देखी जाएगी 2024 के बाद। और 2024 को लेकर अगर इस सत्ता की सांस इतनी फूल गई है जहां पर वह ऐसा कदम उठा सकती है कि प्रधानमंत्री गारंटी लें जेल भेजने की और जेल का मतलब बीजेपी हो जाए, तो आप समझ लीजिए दिल्ली में बैठा हुआ हाईकमान अब अपनी गद्दी को संभालना चाहता है, अपनी गद्दी को बचाना चाहता है, 2024 में चुनाव जीतना चाहता है। सारी पहल
इसी के मद्देनजर है, तो घबराने की क्या बात है। देखें कौन कहां कैसे टिकता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।